साथियों नमस्कार। दोस्तों, हिंदी उपन्यास विधा पर आधारित आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास कौन सा है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन देखने को मिलता है। दोस्तों, हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन देखने को मिलता है। 4 विकल्प हैं। निस्सहाय हिंदू, दूसरा है तमस, तीसरा है जुलूस और चौथा है दोस्तों आधा गांव। दोस्तों, इन 4 विकल्पों में देखा जाए तो ये पहला विकल्प निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन देखने को मिलता है। दोस्तों, 1889 ईस्वी में राधा कृष्णदास द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का एकमात्र ऐसा उपन्यास है, पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किस उपन्यास को मुहावरे की पुस्तक कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास को मुहावरे की पुस्तक कहा जाता है। 4 विकल्प हैं। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, 100 अजान एक सुजान, पुनर्नवा। दोस्तों, इन 4 विकल्पों में अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। अधखिला फूल भी उन्हीं की रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महत्वपूर्ण उपन्यास है हिंदी साहित्य का। इसे मुहावरे की पुस्तक दोस्तों कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना है। राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू को, बालकृष्ण भट्ट कृत नूतन ब्रह्मचारी को, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना है। तीसरा विकल्प दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है। दोस्तों, चौथा प्रश्न बड़ा चर्चा में है और अभी पिछले वर्ष या 1-2 साल पहले किसी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि रणेंद्र कृत ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में निम्न में से किस स्थान का वर्णन है। दोस्तों, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में किस स्थान का वर्णन है। दोस्तों, ग्लोबल गांव के देवता में न्यूयॉर्क का वर्णन देखने को मिलता है। तीसरा विकल्प इसका भी सही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि 30, 40, 50 उपन्यास किसका है। दोस्तों, उपन्यास का नाम है 30, 40, 50। ये उपन्यास किसका है। 4 विकल्प हैं। प्रेमचंद, निराला, उपेंद्रनाथ अस्क या प्रभाकर माचवे। दोस्तों, 30, 40, 50 उपन्यास प्रभाकर माचवे का है। उपरोक्त तीनों विकल्प गलत हैं। प्रभाकर माचवे चौथा विकल्प सही है, क्योंकि 30, 40, 50 उपन्यास प्रभाकर माचवे का ही है। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चाहे जिस विधा की हो, नाटक हो, एकांकी हो, कहानी हो, उपन्यास हो, खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, तो उन सारी रचनाओं की विधाएं जरूर आप ध्यान में रखिए। जो महत्वपूर्ण, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे मुझे चांद चाहिए, ये भी शिव प्रसाद सिंह का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो इस दृष्टि से ये पहला विकल्प सही है, क्योंकि मुझे चांद चाहिए उपन्यास है और आज का वीडियो उपन्यासों पर ही केंद्रित है, उपन्यासों पर ही आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्रित है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि नई कहानी का प्रवर्तक कौन माना जाता है। कहानी आंदोलनों में नई कहानी आंदोलन बड़ा प्रसिद्ध कहानी आंदोलन हुआ, तो इसका प्रवर्तक कौन माना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। मार्कंडे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, चित्रा मुद्गल। दोस्तों, देखा जाए तो नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव माने जाते हैं। बाकी मोहन राकेश और मार्कंडे भी नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कथाकार हैं, लेकिन नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में सबसे पहला नाम राजेंद्र यादव जी का ही आता है। 8वां प्रश्न है कि किस सागो के रूप में प्रसिद्ध उपन्यासकार है।
गोपाल राम गहमरी, मनोहर श्याम जोशी, मोहन राकेश या चित्रा मुद्गल। दोस्तों, किस्सा गो के रूप में प्रसिद्ध उपन्यासकार मनोहर श्याम जोशी। जी हाँ दोस्तों, कुरु कुरु स्याहा स्वाहा वाले मनोहर श्याम जोशी यही किस्सागो के रूप में प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल, अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध रचनाकार थे, प्रसिद्ध कथाकार थे कानन डायल, जो कि जासूसी उपन्यास लिखते थे, जासूसी कहानियाँ लिखते थे। तो निम्न में से किसे हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, मोहन राकेश, अज्ञेय। दोस्तों, देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में एकमात्र नाम ऐसा है गोपाल राम गहमरी का, जो कि जासूसी उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देवकी नंदन खत्री तिलस्मी उपन्यास लिखते हैं, लेकिन गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। सरकटी लाश इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों, गोपाल राम गहमरी ही हिंदी के कानन डायल कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रचना की पृष्ठभूमि उपनिषद काल की है? गेहूं और गुलाब, अनाम दास का पोथा, ठेठ हिंदी का ठाठ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, उपनिषद काल की पृष्ठभूमि रखने वाला उपन्यास अनाम दास का पोथा है। दोस्तों, अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसका उपनिषद काल आधार काल माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, अभी पिछले प्रश्न में आया था। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? निराला, पांडेवेचन शर्मा उग्र, दिनकर या हरिऔध। दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, दिनकर या रामेश्वर शुक्ल, अंचल। दोस्तों, इससे भी संबंधित एक प्रश्न अभी पूर्व में आ चुका है। हिंदी के कानन डायल कौन कहे जाते हैं, उस पर चर्चा भी हो गई। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास लिखने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं और यही जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो ये पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि श्रद्धाराम फुलौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं? विजय शंकर मल्ल, बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, श्रद्धाराम फुलौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वानों में सबसे पहला नाम विजय शंकर मल्ल जी का आता है। ये पहला विकल्प विजय शंकर मल्ल, यही भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। अभी इसके पहले प्रश्न आया था, आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को, लाला श्रीनिवास दास की रचना है, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना, लेकिन यहाँ विजय शंकर मल्ल का नाम आ रहा है, जो कि भाग्यवती श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास है, इसको ये हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। 14वां प्रश्न है कि प्रेमचंद ने अपने प्रेमा उपन्यास को बाद में संशोधित करके किस शीर्षक से प्रकाशित करवाया? प्रेमचंद का एक उपन्यास था प्रेमा, इन्होंने बाद में उसका संशोधन कर दिया और उसका शीर्षक बदल दिया। तो उस शीर्षक पूछ रहा है कि प्रेमा उपन्यास को जो बाद में संशोधित किया गया वो किस शीर्षक से प्रकाशित कराया गया? सेवा सदन, प्रतिज्ञा, गबन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, देखा जाए तो प्रेमा उपन्यास, जो कि प्रेमचंद का बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है, इसको बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा नाम से, प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो प्रेमा उपन्यास ही बाद में प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, यानी प्रेमा और प्रतिज्ञा दोनों एक ही उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि काला पहाड़ किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवान दास मोरवाल, जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट। दोस्तों, काला पहाड़ यह रचना, यह उपन्यास भगवान दास मोरवाल का है, बड़ा ही चर्चित है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल की रचना है काला पहाड़। अगला प्रश्न है कि निम्न में से देवकी नंदन खत्री का अधूरा उपन्यास कौन सा है? दोस्तों,
हिंदी साहित्य में देखा जाए तो बहुत सारी रचनाएं अधूरी रह गईं, यानी विद्वान रचनाकार लेखक उसको जो लिख रहा था किसी कारणवश मृत्यु हो जाने की वजह से या किसी भी कारणवश वो अधूरा अगर रह गया तो वो परीक्षाओं में रचनाएं पूछी ही जाती हैं, चूँकि महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं ना। जैसे उधर चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो जल्हड़ ने उसको पूरा किया, और जयशंकर प्रसाद जी की भी अधूरी रचना है, प्रेमचंद की भी अधूरी रचना है, देवकीनंदन खत्री की अधूरी रचना है। तो देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास यहाँ पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अधूरी रचनाएं जितनी हैं, यानी जो अपूर्ण रचनाएं हैं, उनको निश्चित रूप से आप ध्यान में रखिए, और उनको पूरा किसने किया ये भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि उन पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास दोस्तों चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, काजल की कोठरी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में तीसरा विकल्प भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, ये सही है। 17वां प्रश्न है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय है। जैनेन्द्र कुमार आप जानते हैं, जैनेन्द्र अज्ञे, ये सब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं। पूछ रहा है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय है गांधीवादी दर्शन, ऐतिहासिकता, प्रकृति चित्रण, काम, क्रीड़ा एवं अहंग समर्पण। दोस्तों ये जो चौथा विकल्प है, चूंकि ये मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, तो काम, क्रीड़ा मन स्थिति से संबंधित है, अहंग समर्पण ये भी एक मन स्थिति ही है व्यक्ति की। तो काम, क्रीड़ा और अहंग समर्पण ये जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय है दोस्तों। 18वां प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, और हिंदी के सबसे बड़े कथाकार कहे जाते हैं, सबसे बड़े उपन्यासकार कहे जाते हैं प्रेमचंद। इनके उपन्यासों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों, 12, 11, 300, 180। दोस्तों प्रेमचंद ने कुल 300 कहानियां लिखी, जो कि मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित है, लेकिन इनके उपन्यासों की संख्या है दोस्तों 12। पहला विकल्प दोस्तों, प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है? हिंदी का वाल्टर स्कॉट, वृंदावन लाल वर्मा को, पांडे बेचन शर्मा उग्र को, प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को। वाल्टर स्कॉट बहुत बड़े लेखक थे, पाश्चात्य विद्वान थे। पूछ रहा है कि निम्न में से किसे हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है? दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बलचनमा किसकी रचना है? ब्रजनंदन सहाय की, त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, गिरिराज किशोर की। दोस्तों बलचनमा ना तो ब्रजनंदन सहाय की है, ना तो त्रिलोचन शास्त्री की है, ना तो गिरिराज किशोर की है। दोस्तों बलचनमा रचना जो है ये नागार्जुन की है, बाबा नागार्जुन, बिहार के महान साहित्यकार बाबा नागार्जुन की रचना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यशपालकृत झूठा सच उपन्यास कुल कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 2 भागों में? दोस्तों झूठा सच जो रचना है यशपाल की, यह 2 भागों में विभाजित है। कई बार परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल, लालचीन, पहला गिरमिटिया, लोग। दोस्तों मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, और फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के पहले आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से चतुरसेन शास्त्री की रचना कौन सी है? हल्दी घाटी, वयम रक्षामा, नाचो बहुत गोपाल और चित्रलेखा। पूछ रहा है कि निम्न में से चतुरसेन शास्त्री की रचना कौन सी है? दोस्तों वयम रक्षामा चतुरसेन शास्त्री की रचना मानी जाती है। 25वां प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय की रचना देहाती दुनिया को एक आंचलिक उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इसको एक आंचलिक उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गोपाल राय, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, सूर्य प्रताप शाही। दोस्तों शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया को आंचलिक उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर गोपाल राय। पहला विकल्प सही है दोस्तों। 26वां प्रश्न है, अगला प्रश्न अब ये रिपीट हो गया। राधा कृष्ण दास की रचना निस्सहाय हिंदू किस वर्ष प्रकाशित हुई?
निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास की रचना है। पहला प्रश्न इस पर केंद्रित था कि पहली बार मुसलमानों का वर्णन किस उपन्यास में है, तो राधा कृष्णदास की रचना निस्सहाय हिंदू में है। दोस्तों पूछ रहा है कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुई, 1889 में, 1880 में, 1910 में, 1780 में। दोस्तों 1889 ईस्वी में राधा कृष्णदास की निस्सहाय हिंदू रचना प्रकाशित होती है। चाहे कहीं कहीं 1880 ईस्वी भी मिलता है, लेकिन 1889 ईस्वी में निस्सहाय हिंदू रचना प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है कि नीलू, नीलिमा, नीलोफर निम्नलिखित में से किसकी रचना है? देवकीनंदन खत्री की, यशपाल की, भीष्म साहनी की, कमलेश्वर की। दोस्तों नीलू, नीलिमा, नीलोफर प्रसिद्ध उपन्यास है और 4 विकल्पों में देखा जाए तो भीष्म साहनी जो कि फिल्मकार बलराज साहनी के भाई थे, इन्हीं की रचना है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी की रचना है। दोस्तों 27वां प्रश्न है कि दिलो दानिश किसकी रचना है? कई बार परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा गया है, दिलो दानिश रचना किसकी है? कृष्णा सोबती की, चित्रा मुदगल की, भीष्म साहनी की या मैत्रेयी पुष्पा की। दोस्तों दिलो दानिश रचना जो है वो कृष्णा सोबती की है। मित्रों मरजानी के लेखिका हैं कृष्णा सोबती। बहुत सारी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। तो दिलो दानिश रचना जो है कृष्णा सोबती की है। बादलों के घेरे में ये भी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है और दिलो दानिश इनकी प्रसिद्ध रचना है। 28वां प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना में वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी कौन सी रचना में वर्ण व्यवस्था का चित्रण है और नारी शोषण का चित्रण है? दोस्तों अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, वाणभट्ट की आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐसी रचना जिसमें वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण है वो है दूसरा विकल्प के रूप में जो दिया गया है, पुनर्नवा। दोस्तों पुनर्नवा में नारी शोषण और वर्ण व्यवस्था का चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? देखिए दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी अधूरी रचनाएं हैं, अपूर्ण रचनाएं हैं, वो बहुत पूछी जाती हैं और उनको ध्यान में रखिए। निश्चित रूप से परीक्षाओं में उन पर प्रश्न बन सकते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की अधूरी रचना, पलटू बाबू रोड, परती परिकथा, राम रतन राय, कितने चौराहे। दोस्तों 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की अधूरी रचना, मैला आंचल बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। हिंदी का प्रथम जो है वो आंचलिक उपन्यास माना जाता है और ये हिंदी के पहले आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो इनका अधूरा उपन्यास दोस्तों राम रतन राय है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है। यह कथन है, एक बार फिर से प्रश्न देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है। यह कथन है अज्ञेय का, रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का या डॉक्टर नगेंद्र का? दोस्तों ये कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। अज्ञेय जी ही कहते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती है। बड़ा ही रोचक प्रश्न है कि विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? पूरी दुनिया का पहला, हिंदी का पहला कौन सा उपन्यास है, इस पर तो इसके पहले कई प्रश्न आ चुके हैं, बहुत बार चर्चा हुई, लेकिन विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम को, जेंजो की कहानी को, कादम्बरी को या इंदुलेखा को? दोस्तों देखा जाए तो जेंजो की कहानी दोस्तों ये जापानी भाषा में लिखा गया उपन्यास है। कुछ लोग जेंजो की कहानी को भी हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन वाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। कादम्बरी को हिंदी का पहला, माफ कीजिएगा हिंदी का नहीं, विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है कादम्बरी को। बड़ा ही रोचक प्रश्न है। 32वां प्रश्न है कि अपराजिता उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, चतुरसेन शास्त्री, फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अपराजिता के लेखक कौन हैं? दोस्तों अपराजिता के लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, दूसरा विकल्प चतुरसेन शास्त्री। 33वां प्रश्न है कि ABCD उपन्यास किसका है?
बड़ा ही रोचक उपन्यास का शीर्षक है ABCD। इसके पहले इसी तरह का एक आया था 30 40 50, प्रभाकर माचवे का उपन्यास था। और ये उपन्यास है ABCD, रविंद्र कालिया, ममता कालिया का, फणीश्वरनाथ रेणुका या नागार्जुन का। दोस्तों, रविंद्र कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास है ABCD। पहला विकल्प रविंद्र कालिया। 35वां प्रश्न है कि निम्न में से किस रचनाकार को भाषा का जादूगर कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है। शिवपूजन सहाय, बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चतुरसेन शास्त्री। दोस्तों, देखा जाए तो 4 विकल्पों में चतुरसेन शास्त्री, आचार्य शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त, इन्हें भाषा का जादूगर नहीं कहा जाता। दोस्तों, भाषा का जादूगर कहे जाने वाले लेखक हैं शिवपूजन सहाय। 36वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। शेष कादंबरी, तितली, कंकाल, इरावती। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद सबसे पहले एक कवि हैं, बाद में कथाकार हैं, बाद में नाटककार हैं, बाद में उपन्यासकार हैं, जो कुछ भी हैं बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले एक कवि हैं। लेकिन यहाँ इनके अधूरे उपन्यास की चर्चा हो रही है। दोस्तों, चौथा विकल्प है इरावती। जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है दोस्तों इरावती। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रचना काल क्या है। दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल की रचना। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम, सबसे पहला नाम कामायनी कहा जाता है। तुलसी की रचनाओं की बात की जाए, बहुत सारी रचनाएं तुलसी की, लेकिन सबसे पहला नाम रामचरितमानस कहा जाता है। प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी कहानियां लिखी, लेकिन प्रेमचंद का नाम आते ही सबसे पहले गोदान का नाम आ जाता है। तो ठीक वैसे ही श्रीलाल शुक्ल का नाम आते ही पहला नाम राग दरबारी कहा जाता है। राग दरबारी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, और इनकी पहचान का आधार है राग दरबारी। तो इसका रचना काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से जब रचना ही महत्वपूर्ण है तो रचना काल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, रचनाकार भी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, राग दरबारी का रचना काल 4 विकल्प दिए गए हैं: 1988, 1978, 1968 और 1958। दोस्तों, राग दरबारी का रचना काल है 1968 ईस्वी। 1968 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी नामक कालजयी उपन्यास का सृजन किया। 38वां प्रश्न है कि फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों, मैला आंचल भी हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कहा जाता है, तो इसका प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण होगा। 1958 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1964 ईस्वी। दोस्तों, मैला आंचल जो है, मैला आंचल 1954 ईस्वी, 1954 ईस्वी की रचना है मैला आंचल। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। नॉवेल के अर्थ में, देखिए, उपन्यास पद माने पद का अर्थ यहाँ शब्द से है। उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग नॉवेल के अर्थ में, यानी नॉवेल का मतलब अंग्रेजी में जो उपन्यास लिखे जाते थे उनको नॉवेल कहा जाता है। तो नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग करने वाले श्रीनिवास दास। 4 विकल्प: भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, इन 4 विकल्पों में दूसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग करने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हैं। मुक्तिबोध किस विधा की रचना है। रोचक प्रश्न है दोस्तों। मुक्तिबोध हिंदी के एक कवि हैं और उन्हीं पर केंद्रित मुक्तिबोध किस विधा की रचना है। संस्मरण है, जीवनी है, उपन्यास है, कविता है। दोस्तों, मुक्तिबोध जो है एक उपन्यास है, ना कि जीवनी है, ना कि संस्मरण है और ना कि कविता है। मुक्तिबोध क्या है? एक उपन्यास है। 41वां प्रश्न है कि आखिरी कलाम उपन्यास किसका है। असगर वजाहत, विवेकी राय, जायसी, दूधनाथ सिंह। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है दोस्तों। आखिरी कलाम जायसी की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि आखिरी कलाम उपन्यास किसका है। जायसी उपन्यासकार थोड़ी थे, जायसी कवि थे। पूछ रहा है कि आखिरी कलाम उपन्यास किसका है। 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। देखा जाए तो आखिरी कलाम उपन्यास जो है
ये दूधनाथ सिंह जी का है। दूधनाथ सिंह आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक हैं। मुन्नी मोबाइल, ये भी पूछा गया प्रश्न है, उपन्यास किसका है? मुन्नी मोबाइल बड़ा चर्चित उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? प्रदीप सौरभ, रीता शुक्ला, तुलसीराम या दूधनाथ सिंह? दोस्तों, मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक प्रदीप सौरभ हैं। प्रदीप सौरभ द्वारा लिखा गया उपन्यास है मुन्नी मोबाइल। 43वां प्रश्न है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी? दोस्तों, देखा जाए तो प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। पहले ये आदर्शवादी थे, बाद में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हो गए। तो दूसरा विकल्प सही है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक हैं प्रेमचंद। यथार्थवादी हैं लेकिन आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। 44वां प्रश्न है कि फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के साया का प्रभाव निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर है? फ्रेंच उपन्यासकार हैं अनातोले, इनकी एक रचना है साया, उसका प्रभाव निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर है? चित्रलेखा, आमा, एलान गली जिंदा है, बाकी सब खैरियत है? दोस्तों, इन चार विकल्पों में देखा जाए तो साया, जो कि अनातोले फ्रेंच विद्वान की रचना है, साया का प्रभाव चित्रलेखा पर देखने को मिलता है। भगवती चरण वर्मा की कालजयी रचना है चित्रलेखा, कालजयी उपन्यास है उनका चित्रलेखा, और चित्रलेखा पर ही साया का प्रभाव देखने को मिलता है। 45वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से निराला का अधूरा उपन्यास है? अधूरे उपन्यासों पर, अधूरी रचनाओं पर बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में आपने देखा। चूँकि ये सारे के सारे प्रश्न, चूँकि अधूरी रचनाएं जो होती हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं और उन पर प्रश्न बनता ही बनता है। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निराला का अधूरा उपन्यास है? चोटी की पकड़, चमेली, काले कारनामे, उपरोक्त सभी? दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कई उपन्यास लिखे जिसमें बहुत सारे उपन्यास अधूरे रह गए उनके। चोटी की पकड़ भी अधूरा उपन्यास है उनका, चमेली भी अधूरा उपन्यास है, काले कारनामे भी उनके अधूरे उपन्यास हैं। तो इस दृष्टि से उपरोक्त सभी अधूरे उपन्यास हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। 46वां प्रश्न है कि आनंदीलाल निम्नलिखित में से किस कथाकार का उपनाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपनामों पर भी, पूर्व नामों पर भी प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रसाद जी झारखंडी उपनाम से लिखते थे, कलाधर उपनाम से लिखते थे। बचपन का नाम उनका झारखंडी था, कलाधर उपनाम से लिखते थे। और प्रेमचंद का पहले का नाम, और ये देखिए, जो पूर्व नाम होते हैं या जो उपनाम होते हैं, है ना, या जो वास्तविक नाम होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर बनते हैं। वो प्रश्नों की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो। आनंदीलाल निम्नलिखित में से किस कथाकार का उपनाम था? अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, राहुल सांकृत्यायन? दोस्तों, आनंदीलाल जो है ये जैनेन्द्र कुमार का उपनाम था, आनंदीलाल। और जैनेन्द्र कुमार आनंदीलाल उपनाम से लिखते थे। मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं आनंदीलाल, जैनेन्द्र कुमार, या आनंदीलाल उपनाम से लिखते थे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगल सूत्र को किसने पूर्ण किया? ये भी महत्वपूर्ण चीज है। जो भी अधूरी रचनाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण तो ही हैं, उन अधूरी रचनाओं को पूरा किसने किया, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। अमृत राय, जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय, और अमृत राय ने कलम का सिपाही उन प्रेमचंद की जीवनी लिखी, और बहुत बड़े कथाकार थे, बहुत बड़े जीवनीकार थे, बहुत बड़े लेखक थे, रचनाकार थे अमृत राय। इन्होंने ही प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र को पूर्ण करने का काम किया था। अगला प्रश्न है कि जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा, ममता कालिया, श्रीलाल शुक्ल या मंजुल भगत? दोस्तों, जिंदा मुहावरे ना तो मंजुल भगत का उपन्यास है, ना ही श्रीलाल शुक्ल का है, ना ही ममता कालिया का है। दोस्तों, जिंदा मुहावरे उपन्यास नासिरा शर्मा का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। महत्वपूर्ण चीज है,
महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास। ग्लोबल गांव का देवता, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे, गुनाह बेगुनाह, है ना, गुनाह बेगुनाह, महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित उपन्यास। दोस्तों इन 4 विकल्पों में ये जो अंतिम विकल्प है गुनाह बेगुनाह, ये महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित उपन्यास है। 50वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, मृदुला गर्ग, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली। दोस्तों ये भी कंफ्यूजन पैदा करने वाला, कंफ्यूज करने वाला, जो कि परीक्षा भवन में परीक्षार्थी बड़ा दबाव में रहता है, तो इस तरह के प्रश्न उसको कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो अर्धनारीश्वर, देखिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का एक उनकी भी एक रचना है, और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की भी रचना है। तो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है दोस्तों अर्धनारीश्वर, और इस दृष्टि से ये तीसरा विकल्प सही है। विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है अर्धनारीश्वर। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास 1968 ईस्वी में इसकी रचना हुई, और इस राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण किसने किया? गिरीश रस्तोगी ने, निर्मल वर्मा ने, कमल भारती ने या रविंद्र कालिया ने? दोस्तों श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतरण करने वाले विद्वान थे गिरीश रस्तोगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ रहा है कि अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास का शीर्षक 1970 में बदलकर भूख कर दिया? बहुत बार होता है, बहुत से रचनाकारों के साथ ऐसा देखने को मिला। एक प्रश्न इसमें पहले भी आया। प्रेमचंद का एक उपन्यास था प्रेमा, उन्होंने बाद में प्रतिज्ञा नाम से उस प्रेमा उपन्यास को प्रकाशित करवाया, यानी उसका शीर्षक बदल दिया। यहाँ अमृतलाल नागर ने भूख 1970 में उनका एक उपन्यास था, बाद में उन्होंने उस उपन्यास का नाम बदल के क्या कर दिया? भूख। 4 विकल्प दिए गए हैं, महाकाल, अमृत और विष, नाचो बहुत गोपाल, बिखरे तिनके। इन 4 विकल्पों में दोस्तों अमृतलाल नागर का उपन्यास जो महाकाल था, ये अकाल पर आधारित था, इसको इन्होंने 1970 में भूख शीर्षक से प्रकाशित करवाया, यानी पहले का नाम महाकाल और बाद में इन्होंने उसका शीर्षक कर दिया भूख, जैसा प्रेमचंद ने किया था। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा? प्रश्न एक बार फिर से देखिए। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसने कहा? डॉक्टर नामोर सिंह, रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा रामविलास शर्मा ने कहा था। रामविलास शर्मा जी का ये महत्वपूर्ण कथन है। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण। हिंदी का प्रथम उपन्यासकार कौन, इस पर तो विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। जैसा कि आचार्य शुक्ल ने कहा था, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है और लाला श्रीनिवास दास को उन्होंने पहला उपन्यास माना। अन्य विद्वानों ने के भी नाम इसमें आए, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, साध्वी सती प्राण अबला, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा। इन 4 विकल्पों में देखा जाए दोस्तों तो दूसरा विकल्प साध्वी सती प्राण अबला हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार